वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि तवानाई बहरान बढ़ता जा रहा है और लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है तो लोग सोलर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना सरमद, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैडम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अच्छा, बहुत सारे लोग एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और दूसरा ये कि तवानाई बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजूहात क्या है, बुनियादी वजूहात क्या है? मैडम पहले तो आपके इदारे का शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया। बहुत हैं इस पर करने के लिए और मेरे ख्याल से हमें दिनों और हफ्तों चाहिए क्योंकि ये आप कह लें कि इट्स द जगलर वेन ऑफ पाकिस्तान और पैदाइश से लेकर अब तक यही सुनते आ रहे हैं। लोड शेडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, जनरेशन ट्रांसमिशन के इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि अगले जितनी उम्र हो चुकी है और अगले टाइम पे भी यही सुनने को मिलेगा जब तक हमने इसकी रूट कॉज को ना पिक किया। अब इश्यूज में देखें तो मैडम एक बहुत आसान लेमैन के लिए जी लोड शेडिंग होगी। जी लोड शेडिंग क्यों है जी? कोई फॉल्ट आ गया है, आपके पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके पास मिसमैनेजमेंट हो रही है, सो ऑन सो व्हाट, कई मामला हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या हमारे सराउंडिंग्स में देखें तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज को हम देखें, हम काफ़ी कुछ तो वहाँ से सीख चुके हैं। लेकिन अभी तक हम उस रिजल्ट को नहीं निकाल सके जो कि एक आम आदमी आसान अल्फाज में समझना चाहता है कि उसको बिजली क्यों नहीं मिलती और वो बिल पे करता है। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमने यहाँ पे रहना है, इसी एटमॉस्फेयर का हम हिस्सा हैं, इसी विसिनिटी में रह के हम लोगों ने भी सर्व करना है। लेकिन हम मेरे ख्याल से बगैर तनकीद किए भी सोल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। हम तनकीद करना बहुत आसान है, तनकीद बराए तनकीद तो चलती है, तनकीद बराए तस्लील नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी कोशिश होती है, आपने अगर जैसे स्टार्ट मेथड में कहा कि जी एज एन एनर्जी एक्सपर्ट, तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम पॉजिटिवली चीज़ें कन्वे हम सरकार तक ज़रूर किया करें और जो सोल्यूशन बेस्ड हो। अब सोल्यूशन की अब बात करें मैडम, मेरे ख्याल से लोड शेडिंग नहीं है। मैं इसको आसान कर देता हूँ, आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा कि जी लोड शेडिंग तो हो रही है। पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत वावेला है जी लोड शेडिंग चल रही है, लेकिन लोड शेडिंग तो नहीं है सर। अब लोड शेडिंग नहीं है, ये तो बड़ी हैरान कुन बात है कि लोड शेडिंग नहीं है। अब लोड शेडिंग क्यों नहीं है? हमारे पास जनरेशन भी है प्रॉपर, हमारे पास यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर है। अब हमारे पास जो बिजली बनाने के जराए हैं वो कहीं ना कहीं आपके इंपोर्टेड आइटम से कनेक्टेड हैं। उसमें आपके LNG हैं, आपके ऑयल हैं। अब एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 आपकी चल रही है। अब उसमें आप देखें तो मोस्टली आपके पास इशू कहाँ पे चल रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, आपके ऑयल रिजर्व्स पे चल। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस, आपके हाई ऑक्टेन के प्राइसेस इंक्रीज, तो वो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अब मैंने जो जवाब दिए कि लोड शेडिंग क्यों नहीं है, बेसिकली हम ऑयल रिजर्व्स पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे पास इतना बैकअप प्लान में ऑयल रहे कि हमारे पास आम आवाम के लिए जिन्होंने रेगुलर अपने ऑफिस स्कूल्स के लिए जाना है तो उनको प्रॉब्लम ना रहे। बाकी अगर थोड़ा सा हार्ड टाइम है तो अच्छा वक्त भी आ जाएगा। लेकिन हम ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन में जाते हैं तो आप 23 ऑनवर्ड्स देखें तो आपके पास लोड शेडिंग उस तरह से नहीं है जो आपके बैक इन लेट 2020 या आपके ऑनवर्ड्स 18-19 में होती थी। बहुत सी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। उसकी सबसे मेजर रीज़न द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर। आपके 23 से ऑनवर्ड्स इतना सोलर इंस्टॉल हो चुका है कि आपकी जो करंट पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है तकरीबन 22,000 से 25,000 मेगावाट्स जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी रिक्वायरमेंट का जो 25% है वो सोलर ने फुलफिल कर दिया हुआ है। मतलब इस टाइम पे जितनी आपकी पूरे मुल्क को बिजली चाहिए वो आपके सोलर से कंप्लीट हो चुकी है। तो लोग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर चुके हैं। अब बात आ जाती है कि लोड शेडिंग क्यों है या एनर्जी क्राइसिस क्यों है। देयर कुड बी मैनी रीजंस। सर्कुलर डेट है हमारा बहुत ज़्यादा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इश्यूज हैं, हमारी रिकवरी नहीं हो पाती, हमारे लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन शॉर्ट वो घूम घुमा के कहीं ना कहीं से पुअर मैनेजमेंट की तरफ हम
जाके स्टॉप कर जाते हैं। अब पूर मैनेजमेंट में जो रेगुलेटर्स हैं, ये सबसे पहला सवाल उनसे बनता है। अब एक पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी को आपको लॉन्ग टर्म में लेके चलना होता है। हमारे यहाँ पे हुकूमतें चेंज होती हैं, शफल होती हैं, तो वो पॉलिसी चेंज हो जाती है, वो नई गवर्नमेंट नई पॉलिसी। हमें ये चाहिए कि जो एक पॉलिसी गवर्नमेंट बना के गई उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल आप 100 से 0, 0 से 100 कर दें। वो एक आम आदमी भी परेशान, पॉलिसी मेकर्स भी परेशान, इम्प्लीमेंटेशन में लोगों को उसके लिए रेडी करते हुए एक टाइम अच्छा खासा लग जाता है। मतलब आई कैन से कि देयर आर सो मेनी रीजन, बट the major reason is के mismanagement that can be due to your positive intentions, that can be due to your negative intentions कि आप कितना सिंसियर हैं अपने काम के साथ, तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो मौजूदा एनर्जी क्राइसिस है, क्या समझते हैं मुस्तकबिल में बढ़ सकता है? आई बिलीव कि जैसे अभी अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, आप पूरी दुनिया में आपको कदर की निगाह से देखा जा रहा है, जंग बंदी इंशाल्लाह हो जाएगी, होनी भी चाहिए, हो जाती है तो मेरे ख्याल से चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। लेट्स सपोज ये मामला बढ़ते रहते हैं तो इससे सिर्फ पाकिस्तान तो अफेक्ट नहीं हो पा रहा। आप देखें कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका ये क्राइसिस चल रहा है। बिल्कुल मैनेज होंगे अगर आप ज़्यादा दूर नहीं, आप रमज़ान से पहले या ऑलमोस्ट आप इन द स्टार्ट ऑफ 2026 आप देखें मामला तो चीज़ें कंट्रोल थी, लेकिन ये जंग के मामला हुए हैं, परेशानियां बढ़ती रही हैं, जिसकी वजह से एक अनस्टेबिलिटी आई है। वो अनस्टेबिलिटी की वजह से ऑब्वियस है कि हुकूमतें तो सफ़र करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो अवाम है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है, और उसमें आप मैं सारे लोग शामिल हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह से अच्छी की तवक्को रखनी चाहिए, और अल्लाह गफूरुर रहीम है, पाकिस्तान को एक मकाम दिया है, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी सिविल गवर्नमेंट्स हों, सब लोग सिंसियर हैं, और मेरे ख्याल से हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते। ऑल आर सिंसियर, सब चाहते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, जो हुकूमत के मौजूदा इक़दाम हैं, इस बहरान को कम करने में कितने मौसर आपको लगते हैं? मैडम, मौजूदा अगर आप में देखें तो आपकी 20 से 25 जो आपके 5 साल थे वो रिन्यूएबल एनर्जी ईयर बनाए गए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लोगों को सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया गया। अब 25 से 30 आपकी ईवीज ईयर, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईयर्स इनको कहा गया है। मतलब आप ये कह लें कि एक विजन, एक मिशन सेट करके गवर्नमेंट्स अपने इलेक्शन कैंपेन से लेकर, अपनी हुकूमत बनाने से लेकर, फिर अपनी प्रोग्रेस परफॉर्मेंस को लेकर चलने से लेकर एक टारगेट सेट करते हैं। अब टारगेट में देखें तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि 23 से ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट 3-3.25 साल के अरसे में हमारा इतना सोलर इंस्टॉल हो चुका है कि जो हमारी पूरे पाकिस्तान की बिजली की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं। अब हम बेसिकली सरप्लस में मौजूद हैं। अब हमें बेसिक इंपोर्ट आइटम से निकल के हमारे पास जो क्लीन ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। सोलर ऑलरेडी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे पास विंड मौजूद है, हमारे पास हाइड्रो पावर की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। मतलब अल्लाह ने इस मुल्क में कोई ऐसी कमी नहीं रखी कि आपको दूसरों पे रिलाई करना पड़े। हमारा प्रॉब्लम अब कहाँ पे आता है कि हम लोग एक रिवाज जो एक मिथ बन जाती है कि इस तरह ही चीज़ों को चलाना है। मतलब उसमें कोई 2-4% चेंजिंग ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगी। लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आप देखें कि हम अमेरिका को या उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन स्टेट्स हैं, हम उनको बहुत आइडलाइज करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, हम लोग भी उनसे सीख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर उनके साथ हम अटैच हैं, उनसे बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बिज़नेस सीख रहे हैं, तो हमें उनकी टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हमारे पास ओल्ड फैशन पावर प्लांट्स हैं, हमारे पास पुरानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है, ऑल्थो के काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक प्रीवियस जो हमारी 18 से पीटीआई गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी काम किया इस हवाले से। उनसे पहले 13 से 18 पीएमएलएन गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम किया। मतलब एनर्जी क्राइसिस पे ओवरकम हुआ है, लेकिन हम लोग शायद थोड़ा सा वो स्पीड अप हो के एक्स्ट्रा फास्ट चलना चाहते हैं कि हमें फ़ौरन से सारी चीज़ें अच्छी मिल जाएं। ऐसा नहीं है, आपके मुल्क ने फाइट किया है, सफ़र किया है, तो चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। सर, हमारे साथ एक कॉलर है, जी प्लीज़ कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शूर खान बात कर रहा हूँ इसराइल से।
दूसरा मेरा क्वेश्चन राना सरमत भाई से है। माशाल्लाह अच्छा तजबिया कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट इशू जिसकी तरफ मैं इनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा वो ये है कि हमने डैम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। हम आजकल जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हम बात कर रहे होते हैं कि हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, हम सोलर पे फोकस कर रहे हैं। और दूसरा हम फोकस कर रहे हैं कि भाई जी ये जो आपकी प्राइजेज है पुरानी किसी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जो करती आ रही थी उनके एग्रीमेंट्स होते थे वो उसका हम पे कर रहे हैं, हम कितना टैक्स में पे कर रहे हैं, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है सूद वो दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज को। तो हम इन तमाम चीजों से बचने के लिए ये भी देखें कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। हमारी पॉपुलेशन 26 करोड़ पे जा चुकी है और जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है तो आपकी बिजली की डिमांड भी बढ़ती है और जब आपकी पॉपुलेशन के साथ एक एक घर बढ़ता है उसके लिए कम से कम एक या दो जो है ना इलेक्ट्रिक मीटर्स की जरूरत भी होती है और बिजली की जरूरत भी होती है, क्योंकि आप सोलर पे कन्वर्ट करते हैं तो आपकी लिथियम बैटरीज बहुत महंगी हैं, वो हर बंदा सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने खुद सोलर नहीं लगवाया, मैं वैसे पे कर रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट ने 600 रुपया 1 मीटर पे टैक्स लगा दिया कि आपका 3 मीटर है तो अब 1800 पे करेंगे। देखिए ये बहुत महंगा है। हम डैम्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमें डैमों की तरफ जाने दिए, जो हम इस एनर्जी को सोलर की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे कहीं बेहतर है डैम। उसके आपकी इरिगेशन जो है उसको बहुत फायदा होगा। आपकी इरिगेशन, आपका जरी मुल्क है, आपका पानी जा रहा है और आपका पानी समंदर में जा रहा है। खुदारा कालाबाग डैम को एक वो सियासी इशू बन गया, वो टेक्निकल तौर पे उसको ठीक करना चाहिए। वो तो हम कर ही नहीं रहे कि हम भी उसको उसके लिए कोई डेलीगेशन करें। ठीक है, हम बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो हमारी जो ये इस मिशन है वो कामयाब हो और अमेरिका और ईरान के साथ जो हमारी ये कोशिशें हैं कि वो पीस प्रोसेस में शामिल हो जाए और अल्लाह करे ये जंग बंद की हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ अपने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सरमत भाई हमें कोशिश करनी होगी कि हम डैमों की तरफ जाएं। जब तक हम डैम नहीं बनाएंगे, आपके लाखों क्यूसेक पानी समंदर में गिर रहा है जो जाया हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हर चीज से कते नजर कि किसको क्रेडिट जाता है। छोड़े, आप मुल्क के लिए कह रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कह रहे हैं। एक आपका गवादर पोर्ट बनना चाहिए जिसका दुबई से आगे बनेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारी नीयतें ठीक होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कशन से इन मसाइल को हल नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन को रोकने का नाम ही नहीं ले रही। वो बिजली की तरह बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, तो इसको रोकना भी बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया सर, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो सर से इसका आंसर लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ नईम मसूद कॉलमिस्ट लाहौर से मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। सर कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। अच्छा सर, ईरान और अमेरिका का इशू जो चल रहा है, दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हैं और इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया की सियासत का मरकज़ बना हुआ है। और दूसरी जानिब अमेरिका ने अनाउंस भी कर दिया है कि कल उनका वफ्द आ रहा है, उसके साथ मुज़ाकरात ईरान के साथ चलेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई और ना ही कोई नाम दिए गए हैं कि कौन आएगा। और किस कदर आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब होने के चांसेस हैं, और पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है, पाकिस्तान कितना सक्सेसफुल होगा उसमें? थैंक यू वेरी मच, बड़ा अहम सवाल आपका। इसके हवाले से एक बात तो जहन में पक्की तरह रख लीजिए कि अगर पाकिस्तान सालसी का किरदार ना अदा कर सका, खाकम बदहान अगर इसमें सक्सेस ना हासिल हो सकी, तो ये तीसरी आलमी जंग का दरीचा खुल जाएगा। जहां तक पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, कैसा होगा, इसके हवाले से ये बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सिपा सलार फील्ड मार्शल साहब ने एक ऐसा अमन के लिए रोल प्ले किया जिसके ऊपर पूरी कौम की नजर है। बड़ी दीदा दिलेरी के साथ हमारी हुकूमत और हमारे सिपा सलार, जिस तरह आप देखें कि वो फजाएं ईरान की जिसपे इजराइल का या अमेरिका का कब्जा कहा जाता है, इन खतरात के बावजूद हमारे फील्ड मार्शल ईरान गए, उनका खैर मकदम हुआ और ये एक बड़ी सफारतकारी दुनिया में जरी लफ्जों में लिखी गई। अब पाकिस्तान से पहले आप देखें
किसी भी ने भी हिम्मत नहीं की। मुस्लिम ममालिक में देखे मलेशिया कोई रोल अदा ना कर सका, उसके अलावा आप देखे टर्की वो रोल अदा ना कर सका, गैर मुस्लिम ममालिक में देखे यूरोप कोई पॉजिटिव रोल प्ले ना कर सका और ना ही रशिया कर सका। फिर किसने किया? पाकिस्तान ने किया और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इस हवाले से आप जितना न्यूट्रल मीडिया है अमेरिका का या मगरब का उससे पूछें तो वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली जितना कामयाब जा रहा है ये उम्मीद से बढ़कर है। और इन उम्मीदों पे रंग इस तरह आ सकता है कि आपने देखा हमारे फील्ड मार्शल को, जिसको दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन लीडर कहा जाता है, वो है ट्रंप। ट्रंप ने इन्हें फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया और इस्लामाबाद को उम्मीद की किरण कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात यकीनन अमन का बाइस बनेंगे। आप देखें कि इस्लामाबाद में होने वाला जो अब का इजलास है ये नहीं है कि हम पीछे भागे अमन के लिए, हमने गुजारिशात की, लेकिन अब हम अमन का ऐसा सिंबॉलिक किरदार अदा करने जा रहे हैं कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिकन सदर खुद ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात और उसका किरदार अदा करें। जहां तक ईरान की बात आपने फरमाई कि अभी तक ईरान की तरफ से फाइनल नहीं हुआ, देखिए आज कल में हो जाएगा। पहली सतही जो मीटिंग है, फिर उसके बाद आगे भी राउंड चलेंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूं, देखिए अगर जंग जारी रहती तो इस वक्त तक जंग बहुत बढ़ चुकी होती और आग चौहान की बारिशें कई मुल्कों में बरस रही होती। आपको पाकिस्तान के किरदार का एक छोटा सा तारीखी रेफरेंस बताऊं कि आपको याद होगा या हिस्ट्री वाले इससे आशना है कि 1955 से 75 तक वियतनाम में जंग हुई थी, जब वियतनाम जनूबी वियतनाम था और शुमाली वियतनाम था। 20 साल जंग में 58,000 अमेरिकन भी मरे थे और एक एजेंट ऑरेंज केमिकल था, वो केमिकल वार भी हुई थी जिसकी बाज़गश्त वो डीएनए के डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर अमेरिका तक पहुंचे थे। तो आपने इतनी बड़ी जंग को, यानी पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग को अपनी स्ट्रेटेजी से खत्म किया और उसको अमन की टेबल पे ले आए। देखे जंगे जब अमन की टेबल पे आ जाती हैं तो उनमें वक्फा ही नहीं आता, एक पायदार अमन भी होता है। अमन तो है, अब हम पायदार अमन की तलाश में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल होगा। पाकिस्तान के तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स जो इस वक्त सफारती अमूर पे काम कर रहे हैं, वजारत खारजा के माहिरीन है, वो सब इस पे मेहनत कर रहे हैं और इस्लामाबाद बड़ा होपफुल है। यकीनन इस पे पाकिस्तान की तारीफ बनती है। सर दूसरी जानब ये बताएं कि सर जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, पसे पर्दा कुछ राब्ते भी जारी हैं, कुछ बातें भी हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सर इसमें आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है? ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला इशू है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला इशू है, कहाँ पे प्रॉब्लम बन सकती है जहाँ पर ईरान और अमेरिका एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकते? आपने बड़े दोनों अहम पॉइंट जो बर्निंग इशू है वो तो आपने दोनों बयान कर दिए गए। देखिए 10 जो पॉइंट दिए गए, कुछ उधर से दिए गए, कुछ उधर से दिए गए, उनमें ये दो अहम पॉइंट है कि यूरेनियम की अफसुर्दी को ईरान रोक दे, एक तो ये पॉइंट है। दूसरी तरफ ये है कि आबनाए हद को खोल दिया जाए, ये अहम बात है। लेकिन ईरान भी तो कहता है ना कि मुझे भी तो कोई गारंटी दे। आपने जो अभी सफारतकारी की बात की, आप यकीन करें पूरी दुनिया में अमेरिका और ईरान को इस वक्त पाकिस्तान के अलावा गारंटर भी नहीं मिल रहा। ये एक अहम बात है। देखिए अगर यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम एक अमन के लिए, एक अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नईम मसूद की ये राय है। देखें ये मैं पाकिस्तान की राय या हुकूमती राय नहीं दे रहा। मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क अमन के लिए जोहरी तवानाई चाहता है, जिसको अड़ोस पड़ोस से या बड़ी कुव्वतों से खतरात है, तो उसका ये हक है। सिर्फ ताकत इसीलिए नहीं होती कि जंगो जदल हो, ताकत का इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि अमन हो। अमन इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा सौदा बन चुका है और इस अमन के लिए आप देखें मुस्तकबिल में अमन जो है वो तवानाई की वजह से भी खराब हो सकता है, पानियों की वजह से भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं
कि एक मुआदा करके ईरान के साथ कि भाई वो अपने, अगर फर्ज करें वो जोहरी तवानाई बन जाता है तो वो कोई बिगाड़ के लिए नहीं बने, वो बनाव के लिए बने, तो ईरान को मान जाना चाहिए और अमेरिका को भी मान जाना चाहिए। जहां पर एक आपको अर्ज करूं, एक मुगालता है। देखे, पाकिस्तान दुनिया का नजरियाती चौक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप सबने देख लिया और नक्शे पे भी मेरे नाजरीन और आप भी जरूर देखेंगे, जो ईरान है वो जगराफियाई चौक है। ये जो आपने हमद वाला रास्ता है और कितने मुल्कों के साथ ईरान की सरहदें लगती हैं, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। तो ये जो सिचुएशन है, ईरान को वाकयातन एक कुव्वत बनने की जरूरत है। ईरान के इराक के साथ जंग रही, और एक और बात है कि इराक पे जो इल्जाम है, इराक को भी उसकी वजाहत देनी चाहिए। देखिए, बात इस वक्त मज़ाहब की नहीं है, इंसानी हकूक की बन गई है। और जहां तक इजराइल है, उसकी जबान बंद करवा दे। वो उसके जो वजीर आजम अब भी बदमाशी कर रहे हैं लफ्जों की कहानियों में, और जो किसी भी कानून को, किसी भी आलमी अमन को, किसी भी आलमी अदालत को जो इजराइल नहीं मानता, सबसे पहले तो उसके साइलेंस की जरूरत है। अमेरिका को, अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इस जंगो जदल के पीछे जो इजराइल है, इजराइल पे पाबंदियां लगाए। मैं ये समझता हूँ पाबंदियां ना अमेरिका पे लगाने की जरूरत है, ना ईरान पे लगाने की जरूरत है। जरूरत तारीख ये बताती है, तजिया और पस मंजर इस जंग का ये बताता है, और पेश मंजर ये बताता है कि सबसे बुरा और काला किरदार इजराइल का है। आप इजराइल के किरदार पे पाबंदियां लगाएं और मजीद सख्त लगाएं। बाकी देखिए, जब आप सुलह के लिए टेबल पे आ जाते हैं, दो मुतहारब ग्रुपों को जो टेबल पे बैठा लेता है, वो उससे बड़ा अमन पसंद और उससे बड़ा तदब्बर वाला कोई नहीं होता। अब तदब्बर वाले पाकिस्तान को चाहिए कि अब टेबल पे चूंकि ईरान भी आ गया, टेबल पे चूंकि अमेरिका भी आ गया, तो छोटी मोटी चीजें रहेंगी। आप कहें कि 100% बातें अभी मान ली जाएंगी, इस पे अभी कई माह लग सकते हैं, कई साल भी लग सकते हैं। सरे दस्त जंग रुकनी चाहिए, उसके अलावा जो अजान पे पाबंदियां वो खत्म होनी चाहिए, जारियत इजराइल की खत्म होनी चाहिए। अमेरिका को एक चौधरी का किरदार अदा करना चाहिए, जंगजू का नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आप इस अगले हफ्ते में या 2 हफ्तों में पहला मरहले में कामयाबी यकीनन देखेंगे और बाकी रफ्ता रफ्ता देखेंगे। सर, अच्छा, दूसरी जानिब दोनों जानिब से बयानबाजी काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी और ईरान की जानिब से भी बहुत ज़्यादा बयानात आ रहे हैं और सख्त बयानात आ रहे हैं। और दूसरी जानिब एक ये भी बात डिस्कस हुई थी कि अमेरिका ने कहा है कि मुझे 20 साल की इनरिचमेंट के ऊपर लिमिट्स चाहिए, जबकि ईरान की जानिब से 5 साल का मुतालबा माना गया था, लेकिन अब तो उससे भी आगे बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी स्टेटमेंट आया है, द न्यूक्लियर डस्ट शुड कम बैक टू अस, इसके अलावा हम नहीं मानेंगे। तो अभी क्या लगता है कि ये इशू एक ऐसा बन सकता है कि तनाज़े में मजीद शिद्दत आ जाएगी? देखिए, इसमें एक बात को मद्देनजर रखना है जो आलमी बात है। किसी ने पूछा अमेरिका से कि चाइना और रूस में से आपका बड़ा दुश्मन कौन है, तो अमेरिका ने कहा कि चाइना हमारे लिए दुश्मन का दर्जा रखता है और रशिया हमारे लिए चैलेंज का दर्जा रखता है। पता है उसे चैलेंज क्यों कहा, दुश्मन क्यों नहीं कहा, जिसको हमेशा मुखालिफ कैंपों में भी रहे। लेकिन एक बात यहाँ बता दूं हिस्ट्री की, जब पहली और दूसरी जंगे अजीम हुई थी तो रशिया और अमेरिका एक ही कैंप में थे, एक ही ग्रुप में थे, बाद में दुश्मन हो गए और उन जंगों के नतीजों में जो 2 आलमी जंगें हुई, दोनों ये आलमी कुव्वतें बने। तो अब ये जो अमेरिका है, उसे इस जनूबी एशिया को, थर्ड वर्ल्ड को भी अपना दोस्त मानना होगा, तब जाकर के काम होगा। एक दिलचस्प बात बताऊं, आप पठान से कपड़ा खरीदे, इस्त्री खरीदे, कोई चीज खरीदे तो वो 10,000 से शुरू होता है। वो बारगेनिंग बिजनेस की है, और ये तो जंग की बारगेनिंग है, ये तो अमन के लिए काविश है। तो वो आपसे 10,000 से शुरू होगा, 2,000 में चीज दे जाता है। ये नफ्सियाती हरबे है। जंग टेबल पे भी होती है, नफ्सियात में भी होती है, इकोनॉमिक्स में भी होती है, कन्वेंशनल वार तो होती है। इसमें एक चीज ध्यान में रखिए, अभी ट्रंप बहुत कुछ कहेगा, लेकिन ट्रंप का गुजारा इसके बगैर नहीं है, बल्कि पूरे आलम का गुजारा इसके बगैर नहीं है कि एवरीबॉडी नीड पीस। तो ये बारगेनिंग दैट्स बट नेचुरल, ये होती है। ईरान के भी आप बयान देखें तो वो भी कोई काम सख्त नहीं होते। अब बयान तो होंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपनी बात बनवाना, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा सर, यहाँ पे ये भी बताते चले, अच्छा सर,
थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि अगर ये अमन मुज़ाकरात हो जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान को इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे? देखिए, पाकिस्तान को बेशुमार फवायद हासिल होंगे। आप मई 2025 में आपका बहुत बुरा हाल था, आपकी मुईशत का बहुत बुरा हाल था, आपको दहशतगर्द मुल्क करार दिया जा रहा था। क्या हुआ? इंडिया ने आप पे हमला किया, आपने फतह हासिल की, इंडिया को नाको चने चुबाए और आपके पूरे आलम में दाग जम गई। और आपको ये जो आज हमसे अमन मांगता है ट्रंप, ये कल तक अमन का नोबेल प्राइज मांग रहा था, आज आपसे अमन की हेल्प मांग रहा है। आप देखें कि हमारा एतमाद उस फतह में जो भारत के अगेंस्ट हुई, उसके बाद रफ्ता रफ्ता वक्त आ गया कि ये जंग शुरू हो गई, ये फरवरी 2026 में हो गई शुरू। तो इसमें आप देखें कि वो मुल्क जिसे दुनिया और भारत अपने प्रापेगंडे से ये मनवाने जा रहा था कि ये दहशतगर्द मुल्क है, अब ये साबित हुआ कि पैगंबरे अमन की उम्मत ये मुल्क अमन चाहता है और किसी तअस्सुब की बुनियाद पे नहीं, ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे अमन चाहता है। पहली जो आपने ये सक्सेस, अमन से पहले ही पैगंबर आप बन गए अमन के, ये छोटी सक्सेस नहीं है। जब आपको अमन पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो IMF आपके लिए शराइत कम करती है, वर्ल्ड बैंक आपको मदद देता है, अल्लाह करे आपकी एक्सपोर्ट भी खुलती है, फिर ये जो यूरोपीय यूनियन है उसका एतमाद बढ़ता है, आपके पड़ोसियों का एतमाद बढ़ता है, अमन बना हुआ है। तो आप देखेंगे आपको ऐसी की मिली है, अगर ये चाबी में की एंड लॉक रूल के तहत फिट हो जाती है, आप अमन करवा लेते हैं, तो मैं पाकिस्तान का मुआशी और मुआशरती बहुत बड़ा फायदा देख रहा हूं। और यकीनन ऐसा है, आप जो आलमी मीडिया है वो भी ये कह रहा है। देखिए, इकबाल ने कहा था कि नाने जमी और हैदरे करार, कुव्वत हैदरे करार। अभी नाने जमी की सूरत में हमारे पास कुव्वत हैदरे करार दुनिया ने देख ली, तो अगर नाने जमी हमारी इकोनॉमिक्स का मसला हल हो जाता है तो आप देखेंगे हमारे साथ उन लोगों की तरह बर्ताव होगा जो किसी भी सोसाइटी के चौधरियों के साथ होता है, और हमारे साथ इंटरनेशनल इस ग्लोबल विलेज में हमारा बोलबाला होगा और हमें थर्ड वर्ल्ड में आलमी कुव्वतों में शुमार किया जाएगा। इंटरनेशनली हमारा बोलबाला होगा और हमारे इंटरनेशनली ताकतवर कोतों में हमें किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने का। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम तवानाई बहरान के ऊपर बात कर रहे थे, इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं सरमद साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे पास एक कॉलर भी पहले थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि डैम्स का बनना ज़रूरी है, दूसरा मीटर के ऊपर 600 टैक्स लग गया है, ये भी एक बड़ा उनके लिए चैलेंज बना हुआ है। दूसरा ये कि सिर्फ सोलर पैनल लगाना या इस तरह का ये हर बंदे के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है, डेफिनेटली ये भी एक इशू है। और दूसरा सर IPPs वाला आप डिस्कस कर रहे थे, वो भी थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा। ओके, हम पहले कॉलर की तरफ जाते हैं। उनके सवाल बहुत ज़्यादा वैलिड थे और हर पाकिस्तानी के ज़बान पे यही सवाल है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ एज अ हॉट इशू चल रही हो तो वो फिर कोई एक्सपर्ट होता है नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपना तज्जिया ज़रूर करना चाहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं IPP से, अगर जाते हैं, जिनको हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहते हैं और जिनका शोर जो है सोशल मीडिया से उठा और ऐवानों तक पहुंचा, फिर हमारे मिनिस्टर्स ने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की उसमें। अब IPPs हमारे लिए एक सफ़ेद हाथी की तरह है। अब मेरे ख्याल से अगर आपका चैनल बोझ उठा सके तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी बातें हमारी आवाम तक ज़रूर पहुँचे ताकि उनको वो रियलिटी का पता लग सके कि IPPs आए कहाँ से, बने कैसे, क्यों बने, आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि हम जिनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और अभी तक हम जान नहीं छुड़वा पाते। देखिए, कोई भी चीज़ ओवरनाइटली तो आपको सोल्यूशन नहीं उसका निकल पाता। अब IPPs हमारे बैक इन 2008-2009 हमारे कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हुए कि दे वर फोर्स्ड, दे वर बाउंड बाय द लॉ कि वो अपनी इंडिपेंडेंटली बिजली पैदा करेंगे और जो नेशनल ग्रिड है उसमें शामिल होगी। उसमें अर्ली स्टेजेस में बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा, परफॉर्मेंस भी बेहतर रही, फिर पता नहीं क्यों हम अच्छा काम करते करते अचानक से डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारी नीयत ख़राब हो जाती है, या शायद
हम लोगों को उसमें प्रॉफिट लॉसेस ऐसे नज़र आ रहे होते हैं, हम फोर्सी करते हैं कि शायद हम अपने एक्चुअल टास्क से साइडलाइन हो जाते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट्स ने ही एग्रीमेंट्स किए हैं, हमारे गवर्नमेंट्स में ही बैठे लोग हैं दैट कुड बी द पार्ट फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, बड़े टॉप नॉच बिजनेसमैन भी शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईपीपीज के साथ लिंक्ड है। अब एक कॉमन मैन के लिए आसान सा मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हमारी हुकूमत अनाउंस करती है XYZ विदाउट ब्लेमिंग और नेमिंग एनी ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत अनाउंस करती है कि इंडस्ट्री के लिए हमने एक पैकेज ऐलान किया। पैकेज में ये कि इंडस्ट्री को सस्ता यूनिट दिया जाएगा। अब इंडस्ट्री को सस्ता यूनिट तो दे दिया, अब उसका रिजल्ट कहाँ पे निकलता है कि एक कॉमन मैन के जो आपके टैरिफ इंक्रीज हो जाते हैं, टैक्सेस उनके इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब 4, 6, 8, 10 रुपए बिजली सस्ती दी जाती है इंडस्ट्री को, और जो आपका नौकरी पेशा तबका है, जो बेचारे हैंड टू माउथ सर्वाइव करते हैं, मतलब जिनके पास महीने के 18, 20, 22 तारीख के बाद सैलरी भी खत्म हो जाती है, वो सारा बर्डन उनके ऊपर बढ़ जाता है। अब मतलब हमारी पॉलिसीज एक तबके को तो इफेक्ट कर रही हैं, एक तबका उससे बेनिफिट ले रहा है। अब आईपीपीज तकरीबन काफी हद तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर ली है, मतलब उसमें क्रेडिट हमारा आवाम को जाता है, खासकर हमारे सोशल मीडिया को जिसने वॉइस रेस की, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको पॉजिटिवली अपनी वॉइस रेस करें, आपको सोल्यूशन मिलता है, प्रेशर जनरेट होता है, आपकी गवर्नमेंट्स बाउंड हो जाती हैं सोल्यूशन देने के लिए। कुछ आईपीपीज हैं इन डबल फिगर्स जिनको हमने जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं किए, और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हम ओवरव्यू करके उनके जो प्राइसिंग है, जो उनकी पेमेंट्स टर्म है, उनको हमने रीनिगोशिएट कर रहे हैं। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 2030 तक हम आईपीपी से काफी हद तक जान छुड़वा लेंगे, लेकिन वो बात वही है कि जब तक जान छूटेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सर साहब हमारे साथ एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर यहीं से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं सर आप, क्या नाम है आपका? जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नहीं, मुल्तान से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सर क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, ये आपका नंबर चल रहा था ऐप पे। जी जी, आप सवाल करें। जी जी, मुल्तान से ये पूछना चाहता हूँ, इसका बैंक जो लगती है उसका रेट पता करना चाह रहा था, क्या रेंज की है आप पे? सर किस चीज का रेट पता करना चाह रहे हैं, दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर मैं आपको सुन पा रही हूँ, किस चीज का आप रेट पता करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन अपना रिपीट कीजिएगा, दोबारा पूछिएगा। सोलर प्लेट का। ओके, सोलर प्लेट जो लगती है ऊपर। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका क्वेश्चन आ गया सर। सर सोलर प्लेट का क्या प्राइस है, रेट क्या है, और डिफरेंट भी होती हैं, दूसरा ये कि बेहतर कौन सी हैं, और पाकिस्तान में एक ये सोच भी है मोस्टली लोग सस्ते की तरफ जाते हैं, कोई उसके नुकसानात तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो बाद में क्रिएट नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा बता दें। देखिए मैडम, एक ह्यूमन साइकी है, हमें कम रेट अट्रैक्ट करता है। मैं भी कुछ परचेज करने मार्केट जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा राइट है कि मैं प्रॉपर मार्केट करूं, मैं रेट्स वगैरह देखूं, लेकिन चूंकि आपके पास सब स्टैंडर्ड मटेरियल भी मौजूद है, स्टैंडर्ड मटेरियल भी आपके पास मौजूद है। आप ये देखें, ग्रेड ए टायर 1 के जो आपके पास पैनल्स हैं, आपकी चाइनीज कंपनीज की तरफ से, आपके जो इंपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट फ्लोट किया गया, उसमें आपके टॉप नॉच जो ब्रांड्स हैं, जो बेसिकली आपकी आईएसओ सर्टिफिकेशंस, आपके सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, वो ग्रेड ए टायर 1 में आते हैं। इसमें आपके पास लॉन्जी है, JA है, जिनको है, कैनेडियन है, आपके पास एस्ट्रो है, ये मतलब वो 5-6 रिप्यूटेड कंपनीज हैं जिसमें लेटेस्ट आपके जो 18 बस बार, 20 बस बार आपके पास पैनल्स मौजूद हैं, खासकर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस बेस्ड। आप अगर उसको कंपैरिजन में लेके जाएं, जो आज से 4-5 साल पहले पैनल्स मौजूद थे, पहले आपके पास सिंगल ग्लास मोनोफेशियल ज्यादा चल रहे थे, अभी आपके पास ज्यादा बाईफेशियल पैनल्स आ गए हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप उनकी एफिकेसी अगर देखें, आप उनकी डाटा शीट पे अगर देखें, तो मतलब आपके पास इम्प्रूव वर्जन्स आ रहे हैं। मैं अपने कॉलर के लिए आसान, जैसे हमारे हर आईफोन यूजर का शौक होता है कि नया आईफोन आता है ना, तो हर साल हमें नए मॉडल पे जाना है, ऑल्थो कि उसमें एक माइन्यूट सा चेंज होता है या कलर चेंज हो गया,
लेकिन अगर आप पैनल्स की बात करें तो अब आपकी पेनिट्रेशन ऑफ सोलर विद इन पाकिस्तान आफ्टर द ईयर 2023 इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं। आपके पास ये जो मेरे नेम बताए हैं पैनल्स के, इनमें से कोई भी आप परचेज करें, उसकी डेटा शीट देखें, उस पर बार कोड है, उसको आप स्कैन करें, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तो आपने बार कोड है, स्कैन करें। सर अभी हम जाते हैं छोटे सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद डिस्कस करते हैं आपके साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे सोलर के ऊपर, हमारे साथ राना सरमद मौजूद हैं। सर अच्छा ये बताएं कि सोलर का जो बिजनेस है वो कितना मुनाफा बख्श है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान में कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जो आपको मुनाफा नहीं देगा। हाँ, अब डिपेंड करता है कि आप उससे मुनाफा कितना कमाना चाहते हैं, आपकी परसेंटेज क्या, आपने टारगेट्स होते हैं ना कुछ लोगों के, लाइक कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, लाइक दे नेवर एवर टॉक अबाउट द रेट्स। वो कहते हैं ब्रांड है, क्वालिटी है, हम लोग इस पे परचेज करेंगे। तो जो बेचने वाला है या जो हम लोग एज आ ईपीसी कंपनी हम लोग ऑपरेट करते हैं, हम आपको 0 to 100 इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, एनर्जाइजेशन, हम सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आई बीइंग द सोलर इंस्टॉलर, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लामिकली भी देखी जानी चाहिए। आप उसमें देखें कि एक हैंडसम मुनाफा सबको मिल रहा होता है। वो जो लोग कहते हैं ना कि जी देखें मैं तो रेट ही चीज दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। कोई भी नुकसान के लिए नहीं बैठा होता। हाँ, उसमें कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड जोन है, आप कहीं ना कहीं ऑब्लाइज करते हैं, ये वाइस वर्सा चलता रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, गिव एंड टेक है, चीजें चलती रहती हैं, बट नुकसान कहीं पे किसी जगह पे भी नहीं है। सारी चीजें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो सिर्फ नेक नियति के साथ कोई भी काम स्टार्ट करें। अल्लाह ने इस मुल्क को बहुत नवाजा है और रब का खास करम है इस मुल्क के ऊपर, और रहना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, सोलर लगवाते हुए किन अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारी ऑडियंस बड़ी कंसर्न होती है कि कौन सी प्लेट्स लगवानी चाहिए, दूसरा कैसे लगवानी चाहिए, कौन सा जाविया बेटर होगा, और हमारा जो मुल्क है उसका मौसम इसके लिए सूटेबल है क्या, इसको आप वो करते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैडम, हम साउथ पंजाब में बैठे हैं, हम मुल्तान में बैठे हैं, और हम साउथ पंजाब से स्टार्ट करें तो आइडियल आपके पास कंडीशंस हैं सोलर की। हम यहाँ से टुवर्ड्स सिंध साइड पे मूव कर दें, बलूचिस्तान साइड पे मूव कर दें, तो हमारे पास आइडियल केस है सोलर का। पाकिस्तान में सोलर बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास वसाइल हैं तो आपको हमेशा से हाइब्रिड सिस्टम के अप्रोच करना चाहिए। अब बेसिकली टोटल 3 तरह के हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। हाइब्रिड सिस्टम है, आपके पास ऑन ग्रिड सिस्टम है, आपके पास ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अब इसमें डिपेंड करता है कि वेदर यू आर कंसर्न फॉर द रेजिडेंशियल सेक्टर, फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉर कमर्शियल, फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो हर सेक्टर की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मोस्टली आपकी जो आपके अर्बन एरियाज हैं, आपकी वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम को प्रेफर किया जा रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल में देखें आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, 9 to 5 ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्री आपकी अगर डे में प्रोडक्शन चल रही है तो मोस्टली लोग वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम पे जाते हैं। ग्रिड टाइड सिस्टम होते हैं, आप उसमें वापडा के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात, आप वापडा को बिजली पैदा करके दे रहे हैं, इन रिटर्न वापडा आपको उसके यूनिट्स एडजस्ट करके दे रहे हैं। तो आप देखें कि हमारे करंट सर्कमस्टांसेस में दी बेस्ट सोल्यूशन इज योर हाइब्रिड सोल्यूशन। आपके पास एक अच्छा सोलर आप क्यों लगवाते हैं? टू गेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम द वापडा, टू गेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम एनी टेंशन के लोड शेडिंग है, लाइट नहीं है, कोई फॉल्ट आ गया है, ट्रांसफार्मर जल गया, आपके पास अपना इंडिपेंडेंट प्लांट लगा हुआ है, आप अपनी बिजली पैदा करें और आप उसको यूटिलाइज करें। आपके पास लिथियम बैटरीज आ गई, हमारे कॉलर ने लिथियम बैटरी का पूछा था। अभी लिथियम का इतना कंसेप्ट आ गया, आपके पास सॉलिड बैकअप मौजूद है, आप टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ वापडा होकर अपना पूरा दिन 24 घंटे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वापडा है या हमें कोई काम करना है तो वापडा के वेट करें। आपके पास सोलर मौजूद है। हाँ, उसमें कोशिश करें इन्वर्टर अच्छी कंपनी का, रिप्यूटेड कंपनी का लगाएं, जिनकी आफ्टर सेल सर्विसेज आपको विद इन सिटी प्रेमिसेस मिले, जिनकी एफिशिएंसी बेहतर हो। पैनल्स ए ग्रेड के लगाएं। सिलेक्शन ऑफ केबल्स, आपके पास केबल्स अच्छी होनी चाहिए। आपके पास जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं या आप L2 L3 माउंटिंग्स की तरफ जा रहे हैं
तो उसमें आप क्वालिटी कंसर्न ज़रूर होने चाहिए। लाइक आप ये देखें कि मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स के लिए या कहीं पे हमारी डिस्कशन हो तो मैं कहता हूँ कि माँ बाप जब बेटी को जहेज़ देते हैं तो अब जहेज़ में एक असेंशियल आइटम जो आपका सोलर भी है, कि आप घर बनाते हैं तो जहाँ घर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक हैंडसम सोलर प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। मतलब आपकी ये मस्ट रिक्वायरमेंट बन गई है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि 25% आपकी जो सोलर पेनिट्रेट आपका विद इन पाकिस्तान कर चुका है। मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी मतलब रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रही है, उन सब लोगों ने सोलर इंस्टॉल कर लिया। और इस टाइम पे सबसे आसान और फ्लेक्सिबल सोल्यूशन आपका सबसे आसान और फ्लेक्सिबल सोल्यूशन यही है सोलर के ऊपर। आपने यकीन गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत अच्छी भी लगी होगी आपको गुफ्तगू। इससे पहले हमने ईरान अमेरिका इशू को भी डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुँचे। अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही@10 से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।